तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, वो स्केलेटन जो फैटी के साथ फाइट कर रहा होता है वो अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जिसे देखकर फैटी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो हंसते हुए अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और उसके बाद अचानक से उस स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वो स्केलेटन नीचे झुककर बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसके बाद काफी ज्यादा स्पीड में अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए फैटी की तरफ बढ़ने लगता है और फैटी के पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। जिसे देखते हुए सनवू सोच रहा होता है कि हुआ बोलडोंग और बेन स्यूजोंग इन दोनों के ऊपर ही ब्लड शेक के मेंबर होने का संदेह था, लेकिन जब दूसरे फ्यूचर के अंदर ब्लड शेक और बाकी सभी फैक्शन की लड़ाई हुई थी, उस समय जितने भी फैक्शन ब्लड शेक के साथ थे उन्होंने अपने आप को बाहर लाया और ब्लड शेक के साथ मिलकर सभी फैक्शन के साथ फाइट करने लगे। और उस समय के दौरान काफी सारे फैक्शन जो ब्लड शेक के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उस समय फाइनल बैटल के दौरान भी हुआ बोडोंग और सोजियोन ने अपने आप को किसी के सामने नहीं लाया, जिसकी वजह से सभी लोगों को इनके फैमिली के ऊपर और इन सभी के बच्चों के ऊपर सभी लोगों को शक होने लगा था कि कहीं ये लोग ब्लड शेक के साथ तो नहीं मिले हैं ना। और बस इतना ही नहीं बल्कि फाइनल बैटल के दौरान कभी भी हुआ बोडोंग ने अपनी इतनी ज्यादा पावर को रिवील नहीं किया। क्या ये सभी चीजों को जानबूझ के किया गया था या इसका कोई और रीजन है? अगर मुझे इसकी असली हकीकत को जानना है तो मुझे सबसे पहले इसे पास से देखना होगा, लेकिन आइए सबसे पहले इस कचरे से निपटा जाए। जिसके बाद हम दूसरी तरफ हुआंग को और उस स्केलेटन के बैटल को देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने ही अपने हाथों के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फुल और फाइनल अटैक करते हैं, जो कि इनका सबसे पावरफुल अटैक होता है। तभी हम उस स्केलेटन के पंच की तरफ देखते हैं, जो कि जैसे ही हुआंग को लगने वाला होता है उससे पहले ही उसके अंदर से एनर्जी गायब होने लगती है और हुआंग के पास पहुंचते पहुंचते उसके हाथों से उसकी एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाती है और हुआंग का जो पंच होता है वो उस स्केलेटन के मुंह पे सीधा जाके लगता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन का जो मुंह है वो बिल्कुल टुकड़ों में बढ़ जाता है और काफी दूर फेंका जाता है। जिसके बाद हुआंग उस स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि तुम घमंडी स्केलेटन कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा कोई कचरा मुझे हरा सकता है? अरे यार ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की कि मैं अपनी डिमोनिक पावर को यहाँ पे बिल्कुल भी शो न करूँ ताकि किसी को भी पता न चले कि मेरे पास डिमोनिक पावर है, लेकिन मैं इसको छुपाने में नाकामयाब रहा। सच में ये कितना ज्यादा थका देने वाला था। हुआंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद जल्दी से वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता है और उसके बाद थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? मेरे दिल के अंदर आखिरकार इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल काफी लंबे समय बाद किया? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई मेरे दिल के ऊपर कब्जा कर रहा हो। लेकिन सबसे पहले तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस गुफा से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी मैजिक पावर के बारे में डिस्कवर कर ले। यही कहकर हुआंग वहाँ से उस गुफा से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ सनवू का सीन देखते हैं, जिसके पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे सिस्टम उसे बताता है किसी ने आपके बुलाए हुए समन को मार दिया है, जिसकी वजह से कर्ज स्किल उसके ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। और ये कर्ज स्किल बिना किसी वार्निंग के जिस पर्सन ने भी आपके बुलाए हुए समन को मारा है उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। तभी सिस्टम की तरफ से सनवू के पास एक और नोटिफिकेशन आती है, जहां सिस्टम सनवू को बताता है कि हुआ बोडोंग जिसने आपके बुलाए गए समन को मारा है उसके ऊपर कर्ज लग चुका है और उसका जो दिल है वो कर्ज के द्वारा बांध दिया गया है और उसके बाद उसकी जो लाइफ है अब उसकी हो चुकी है। अगर सनवू अपनी कर्ज स्किल का इस्तेमाल हुआ बोडोंग के ऊपर एक और बार करता है तो हुआ बोडोंग का जो दिल है वो फट जाएगा। जिसे देखकर सनवू कहता है कि हुआ बोडोंग अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस समय तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया उसी समय मैं तुम्हारे दिल को खत्म कर दूंगा और बस तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साइड जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को मारना होगा। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस चीज को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। लेकिन हमें उसके बारे में पता चलता उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कहीं और पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि जब तक इस दुनिया के अंदर दुर्लभ और नायाब चीजें एग्जिस्ट करती रहेंगी तब तक इस मार्शल आर्ट
आर्ट की हिस्ट्री के अंदर अनगिनत मार्शल आर्ट के पाथ आते रहेंगे और अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट आते रहेंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सबसे बड़े चोर के टाइटल को होल्ड करेगा। यहाँ तक कि 4 महान हेवनली रूलर्स तक नहीं, मुझे छोड़कर मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े चोर का खिताब है और मेरा नाम हान हुआन हो है और मैं एक सीक्रेट सेक्ट के साथ बिलोंग करता हूँ जहाँ के रूल काफी ज्यादा सिंपल है। वहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक और खास टेक्निक को सिखाया जाता है और वहाँ के जो लीडर होते हैं वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उन्हें सबसे बड़े थीफ के किताब को दिया जाता है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा इंक्रेडिबल अचीवमेंट्स होते हैं और उनके पास काफी लंबे समय की ट्रेनिंग होती है और वो काफी लंबे समय तक रूल कर सकते हैं। तभी वो बंदा अपने ग्रैंडपा की बातों को याद करता है जहाँ पे उसके ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं कि बेटा मैं तुमसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ तुम सबसे मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम अपनी अचीवमेंट के दम पे अपने सामने आने वाली किसी भी मुसीबत को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अपने ग्रैंडपा की इन बातों को याद करते हुए वो बंदा सोच रहा होता है कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ग्रैंडपा आप इस जगह को चेक करना चाहते थे और आपके बदले मैं इस जगह को चेक करूंगा। मैं मुरिम वर्ल्ड का वो स्काई बनूंगा जिसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो बंदा उसी टावर के अंदर होता है जिसके अंदर लिहान कुछ समय पहले गया हुआ होता है और उसके अंदर उसे काफी सारे मार्शल आर्ट की बुक दिखी होती है। जिसके बाद वो बंदा अपने सामने के नजारे को देखकर हंसते हुए कहता है कि अब मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा रास्ता है जिस रास्ते का फायदा उठा के मुझे इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है और एक सबसे बड़ा चोर बनना है। यही कहकर वो बंदा जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके पैरों के नीचे कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। अगर आप सभी लोगों को याद ना हो तो मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, ये वही ट्रैप है जो सनवू यहाँ से जाने से पहले रख के गया था। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसे वहाँ पे जितनी भी पर्पल कलर की एनर्जी होती है उसे पूरी तरह से घेर रखी होती है और उसे बिल्कुल भी नहीं हिलने दे रही होती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मेरी बॉडी पूरी तरह से सुन पड़ चुकी है और मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अपनी बॉडी को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी है। जिसके बाद आगे वो बंदा कुछ कह पाता कुछ कर पाता उससे पहले ही वो ब्लैक कलर की एनर्जी उसे पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेती है और उसे उस जगह से टेलीपोर्ट कर कहीं और ही ले आती है जिस जगह के ऊपर हम एक मसाल जलते हुए देख पाते हैं। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी दूसरी सीरीज को भी जाके देखो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दूसरी सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। दूसरी सीरीज के 10 एपिसोड तक अपलोड हो चुके हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।